Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज का टॉपिक हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। बहुत ही उसका जो मैसेज उसमें कन्वे किया गया वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, शाइनिंग है। उसकी उस ज़माने में भी इतनी ही डिमांड थी जिसमें वो लिखा गया था और आज के ज़माने में भी उतनी ही डिमांड है। मतलब ये टॉपिक जो है एवरग्रीन है, इसका जो थीम है वो एवरग्रीन टॉपिक पर मुश्तमिल है। सो जो आज हम पोएम करने वाले हैं उसकी टोटल 14 लाइन्स हैं, ठीक है। लाइन्स का एनालिसिस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पोएम को लिखा किसने था और कब लिखा था। मतलब हम अपने राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो मेरे पास जो पोएम है उसका नाम ओज़िमेंडियस है, ठीक है। इसको कुछ लोग ओज़िमेंडाइस भी पढ़ते हैं बट ओज़िमेंडाइस मेरे ख़्याल से तो करेक्ट नहीं है। बहरहाल इंग्लिश की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस को करेक्ट माना जाता है। सो मेरी तरफ से तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट वाली है वो है ओज़िमेंडियस, ठीक है। तो इस पोएम को जो है पीबी शैली ने लिखा था। पीबी शैली के बारे में हम जान लेते हैं। पीबी शैली जो हैं 4 अगस्त 1792 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ होती है 8 जुलाई 1822 में। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं और इनको कंसिडर किया जाता है कि ये इंग्लिश लिटरेचर के मतलब इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें से इनका एक नाम है, जो कि उस टाइम के मशहूर रोमांटिसिज्म एज में पोइट्स आए थे उनमें से ये एक थे। इनका जो अक्सर पोएट्री होती थी वो रिवॉल्व करती थी पॉलिटिकल और सोशल व्यूज़ के बारे में। लेकिन क्या होता है कि इनको इनकी जो पोएट्री है वो फेमस इनकी अपनी लाइफ में तो इनको इतना फेम नहीं मिला था, लेकिन इनकी डेथ के बाद इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला था, ठीक है। तो इनका जो फेम मिला था, इनका जो काम मशहूर हुआ है, फेमस हुआ है, उस काम से जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के पोइट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया है। जैसे कि हमारे पास थॉमस हार्डी हैं, पीबी ये डब्ल्यू बी येट्स हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया है इनके काम से, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। अच्छा, हमारे पास एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे हार्लोड ब्लूम। वो डिस्क्राइब करते हैं इनकी पर्सनैलिटी को एक लाइन में, कहते हैं अ सुपर्ब क्राफ्टमैन, अ लिरिक पोएट विदाउट राइवल and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem। अब ये जो है आप जब लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। जब आप किसी भी दूसरे क्रिटिक या राइटर का रेफरेंस देकर कोई कोट लिखते हैं तो इससे आपके जो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए अब हम अपनी पोएम का एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पोएम जो है 14 लाइनों पर मुश्तमिल है। इसमें 14 लाइन्स हैं, ठीक है। तो आइए इनका एनालिसिस करते हैं लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड। पोइट सेज आई मेट, मैं मिला, अ ट्रैवलर, एक मुसाफिर से, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एक कदीम मुल्क के एक मुसाफिर से मिला। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, जो क्या बताता है कि दो बड़ी और धड़ के बगैर टांगें, स्टैंड इन द डेजर्ट, खड़ी हैं सहरा में, नियर दैम, उनके नज़दीक, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ संक, यानी कि आधा डूबा हुआ या आधा धंसा हुआ, अ शेटर्ड वेसेज लाइज, एक चेहरा पड़ा है, हुज फ्रॉन, जिसकी त्यूरी, यानी कि हम जब शक्ल बनाते हैं ना अपने आईब्रोज को इकट्ठे करके ऐसे थोड़ा सा हमारा मूड सा बनता है, तो उसको हम कहते हैं त्यूरी चढ़ाना। तो कहते हैं हुज फ्रॉन, यानी कि जिसकी त्यूरी, एंड रिंकल्ड लिप, और शकन ज़दा होंठ, यानी कि हम जब अपने एक होंठ को अपने दांतों में दबा लेते हैं ना तो वो शकन ज़दा कहलाता है, ठीक है। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड tells that its sculptor well those passion read। कहता है मैं एक कदीम मुल्क के एक मुसाफिर से मिला जिसने बताया दो बड़ी
और धड़ के बगैर टांगे हैं, सहरा में खड़ी हैं। उनके नज़दीक रेत में आधा धंसा हुआ, यानी कि जो वो सर है, चेहरा है, वो आधा रेत में धंसा हुआ है। उनके नज़दीक ही रेत में आधा धंसा हुआ शिकस्ता चेहरा पड़ा हुआ है, जिसकी त्यूरी और शकनज़दा होंठ और नफ़रत भरा बेरहम अंदाज क्या बताता है कि इस मुजस्मा साज के बादशाह, यानी कि मुजस्मा साज मतलब वो आगे जाकर पता चलेगा कि वो बादशाह क्यों कह रहा है इसको। वो मुजस्मा साज मतलब वो जो चेहरा है वो जिस भी मुजस्मा साज का है, वो मुजस्मा साज ने मतलब ये जो त्यूरी चढ़ाना, शकन ज़दा होंठ है, नफ़रत भरे उसके जो थोड़ा अंदाज़ है, ये चीज़ उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शो की है, उसका बहुत ज़्यादा माहिर था। कहता है which yet survives stem on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed। कहता है ये एहसासात जो हैं उस मुजस्मा साज ने अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह कैसे निभाए होंगे, समझा कैसे होगा, क्योंकि वो उसने इतनी अच्छी तरह समझा है कि अब वो जो एहसासात और वो जो डिफरेंट इमोशंस हैं वो अभी तक इस लाइफलेस थिंग पर हमें शो हो रही हैं। और वो जो हाथ था, मतलब जो हमारे पास स्टैचू है, जो जब लाइव अलाइव था बंदा, तो वो अपनी ज़िंदगी में लोगों का मजाक उड़ाया करता था और उन दिलों की मतलब वो लोगों को कुछ समझता नहीं था, बस अपने आप को ही बहुत बड़ा समझता था। ठीक है, तो इसकी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे देती हूँ कॉन्टेक्स्ट का। कहता है दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओzymandias रिटन बाय पी बी शेली। द पोएम डील्स विद द फीलिंग्स ऑफ प्राइड एंड superiority and the tragic fate that befalls a man who cherishes these feelings without having any right to do so। अब इन लाइंस में पीबी शैली क्या कहते हैं कि पहली बात तो वो कहता है कि ये लाइंस जो हैं ओzymandias से ली गई हैं। ठीक है, पीबी शैली ने उसको लिखा है और पीबी शैली इसमें बताता है कौन सी फीलिंग से डील करता है कि एक जो इंसान है वो मगरूर होता है, प्राइड फील करता है और अपने आप को वो समझता है, मतलब बरतर समझता है, सबसे ज़्यादा ऊंचा समझता है। ठीक है, तो वो कहता है कि इन फीलिंग्स के बारे में पीबी शैली बात करता है और फिर कहता है देखो अपनी ज़िंदगी में वो प्राइड मैन था, वो प्राइड, वो गरूर शो करता है, वो खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानता है, नीचे वाले लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन फिर वो अगला वो पॉइंट क्या बताता है कि ट्रेजिक फॉल के बारे में उसको बताता है कि जब इंसान ख़त्म हो जाता है, जब ज़िंदगी ख़त्म होती है ना, तो उसके बाद ये प्राइड नहीं बचता, ये कुछ नहीं बचता। पहले जो होता है ना, इंसान ज़िंदगी में दूसरों को बस मतलब सारा कुछ अपने आप को मान रहा होता है। तो अगर हमारे पास कोई पावर होती है तो हम उसको ऐसे यूज़ करें कि दूसरों को भी फ़ायदा दे रहे हों, लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं उनके पास जब पावर आ जाती है तो वो कहती है बस मैं ही मैं हूँ और मेरे सामने तो कोई इंसान मतलब खड़ा भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं सेकंड स्टैंज़ा में पीबी शैली में हमें कौन-सा मैसेज देने की कोशिश की है। कहता है एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल कहते हैं यानी कि एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू। ठीक है, कहता है कि उस स्टैचू के नीचे यानी कि मुजस्मा के पाया में, पैरों में ये अल्फाज नज़र आते हैं, माई नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, कि मेरा नाम है ओzymandias और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। कहता है ए ताकतवर लोगो मेरे कारनामों को देखो और मायूस हो जाओ। अब क्यों मायूस होना है, अब वो रीज़न बताएगा। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, कि कुछ बाकी नहीं रहता। राउंड द डिके ऑफ द क्लोसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर। कहता है देखिए जब एक कुछ अरसा गुजर जाता है ना, तो हमारे कामों को याद रखने वाला भी कोई नहीं होता। हम जितना भी बन लेना तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। कहता है देखो वो मुजस्मा के जो पैरों में कौन से अल्फाज होते हैं कि मेरा नाम ओzymandias है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। ए ताकतवर लोगों मेरे कारनामों को देखो और मायूस हो जाओ। कुछ बाकी नहीं बचा है
इस शिकस्ता जो वो ढांचा है हमारे पास, यानी कि मुजस्मा है, वो क्या कहता है कि इस शिकस्ता मुजस्मे के इर्द-गिर्द, अब वो खुद बता रहा है ना कि इस शिकस्ता जो मुजस्मा है उसके इर्द-गिर्द कुछ नहीं बचा, और एक दूर-दूर तक जो मट्टी है वो फैली हुई है और मैदान उसने फैलाया हुआ है। तो बेसिकली वो क्या हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो हम प्राइड, जो हम अपनी चीज़ों के लिए फ़ख्र महसूस करते हैं, लोगों को जताते जा रहे होते हैं, सुपीरियॉरिटी लोगों पर हम शो करते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम इंफीरियर हो, ठीक है? वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ये चीज़ हमें ले डूबती है। जब हम मतलब हम जितनी हमारे पास ज़िंदगी है ना, उसको हम जितने अच्छे से गुज़ारेंगे, लोग हमें उतने तक ही याद रखेंगे। अब वो खुद कहता है कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, तो उसकी टोन क्या बता रही है कि जब वो ज़िंदा था, तो उसने लोगों पर बहुत ज़्यादा मतलब रूल किया है। लोगों को उसने अच्छे से डील नहीं किया होगा ना, मतलब उसने खुद को सुपीरियर समझा है, उसने अपनी जो उसकी रियाया होती है उनको, सबको लोगों को इन्फीरियर समझता होगा, उसने फ़ख्र वग़ैरह शो किया होगा। तो अब कहता है कि देखो अब मायूस क्यों हो जाओ, वो मायूस होने के लिए क्यों कहता है? कहता है देखो अब मायूस हो जाओ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मतलब मैं जो ज़िंदगी में मैंने एक ज़िंदगी जी है, तो उसमें मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को लेवल कर देती है। जैसे कोई एंड पर वो कहता है कि ये रेत जो मट्टी थी, रेत थी, वो कहता है कि सहरा की रेत ने ये बहुत दूर-दूर तक फैली हुई है और इसने हर चीज़ को लेवल कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये थी आज आज की हमारी पोएम। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, एक अच्छा-सा कमेंट करें और इसको शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कंटेंट से फ़ायदा ले सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।